Hi everyone. In this video I'll talk about meta analysis of PYQs. काफ़ी अवेटेड सीरीज़ था ये, 2 दिन से ऑलमोस्ट मैं इसी पे काम कर रहा हूँ ना। इस वीडियो का मैं 2 पार्ट लाऊंगा, ये पार्ट 1 है। एंड जैसा मैंने बोला कि मैंने इसको लास्ट ईयर भी रन किया था एंड काफ़ी लोग को इसका फ़ायदा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, दिस बुक वॉज रिटन बाई डॉक्टर सुयश चौहान, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 56। यहाँ पर इन्होंने मेटा एनालिसिस की बात की थी। इसके बाद आपने वैभव आनंद शर्मा का इंटरव्यू देखा होगा मेरे चैनल पे, वहाँ भी इन्होंने PYQ एनालिसिस की बात की थी। नेक्स्ट देखो, ही इज़ मिस्टर राहुल गौड़ा, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 20 इन IFOS 2023। इनका प्री में पेपर 1 में 96.30 मार्क्स आया था। कट ऑफ कितनी थी? अराउंड 75। नेक्स्ट यू कैन सी, दिस इज़ द मार्कशीट ऑफ मयंक, जिनका रैंक 313 आया है, 313। एंड ही गॉट ऑलमोस्ट 111 मार्क्स इन प्री 2023, जहाँ कट ऑफ कितनी थी? 75 थी। यू कैन सी, many of you asking about my pre-strategy, how I analyzed PYQs and how I managed to score 1110.87, almost 36 marks above the cutoff. यहाँ पे देखो, meta analysis of PYQ video, helpful in understanding the UPSC question framing pattern, how they manipulate options and how to logically eliminate the wrong options. देखो ये सब दिखाने का ना मतलब सिर्फ ये है, एग्ज़ाम में अभी आपके पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं और जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे कहीं से भी कुछ भी नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो जब आपको ये पता चले कि PYQ का एनालिसिस करने से एक्चुअली हेल्प होती है, तब आपका जो फेथ है ना, तब आपका जो ट्रस्ट है ना, वो बना रहेगा। नाउ इस पार्ट में हम करेंगे क्या? देखो, हमारा जो भी एक्सरसाइज रहेगा, जो भी क्वेश्चन डिडक्शन मेथड रहेगा, वो बेसिकली 3 पिलर पर रिवॉल्व करेगा। सबसे पहले हम PYQ से ये समझेंगे कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या होता है। जब भी कोई एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को सेट करता है, तब उसके शूज़ में रह के हम ये सोचेंगे कि किसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कैसे गलत कर सकता है या फिर कैसे सही कर सकता है, क्या चीज़ उसमें मैनिपुलेट कर सकता है कि वो ऑप्शन सही हो जाए या फिर गलत हो जाए। नेक्स्ट, इसी के बेसिस पे हम लॉजिकली डिड्यूस करेंगे, एक माइंडसेट डेवलप करेंगे कि पेपर में जब भी कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको कैसे हमको अप्रोच करना है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमको लुकआउट करनी है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसके बाद पैटर्न एनालिसिस। देखो, जब भी आप UPSC के PYQs देखो, 25 साल 30 साल के PYQ एनालाइज करोगे, तो आपको ना कुछ पिक्यूलियर पैटर्न मिलेगा। हो सकता है उस पैटर्न का कोई लॉजिक ना हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। फॉर एग्जांपल, जब भी आप UPSC का PYQ देखो, तो नॉर्मली UPSC जो कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको गलत मानती है। से फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट ये दिया है कि X जो थे वो Y के कंटेम्प्रेरी है, तो नॉर्मली UPSC ऐसे स्टेटमेंट को गलत मानता है। तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे सिंपली एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ऐसे भी हम कुछ पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, ऐसे भी कुछ हम पैटर्न PYQ से देखेंगे जो आपको लास्ट रिजॉर्ट में हेल्प कर सकता है। मान लो आप 2 ऑप्शन के बीच में फंसे हो और आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, तो ये पैटर्न एनालिसिस आपको हेल्प कर सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट। प्री का पेपर देते वक्त आप कुछ बातें ध्यान में रखना। सबसे पहले ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन को रीड करो, तो ये देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, वो करेक्ट पूछ रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछ रहा है, और जो भी चीज़ आपसे पूछ रहा है उसको अंडरलाइन कर दो। काफ़ी क्वेश्चन इसी वजह से गलत हो जाते हैं कि हमको लगता है कि वो करेक्ट पूछ रहा है, बट एक्चुअली में वो इनकरेक्ट पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम में कट ऑफ क्लियर कराएंगी। नेक्स्ट वन इज़, सारे ऑप्शंस को आपको रीड करना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा क्वेश्चन, आपको पहला ऑप्शन सही लगा और आप उसको टिक करके आगे बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको चारों ऑप्शंस को पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मली UPSC क्या करता है कि वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करता है। हो सकता है जो आपने पहला ऑप्शन पढ़ा हो वो सही है, बट जो चौथा ऑप्शन हो वो पहले से ज़्यादा सही हो, चौथा ऑप्शन जो हो वो ज़्यादा ब्रॉड हो, और चौथा ऑप्शन अपने अंदर पहले ऑप्शन को भी सब्ज्यूम किया हो। इसीलिए आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, और चारों ऑप्शन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है ना, वही चूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन, हमेशा आप कीवर्ड पे फोकस करो कि कीवर्ड क्या है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई कीवर्ड होता है, और उसी कीवर्ड पे क्वेश्चन जो है वो रिवॉल्व करता है, उसी कीवर्ड के अराउंड क्वेश्चन घूमता है। आप देखो, कीवर्ड कोई फैक्चुअल है या फिर जेनरिक है या फिर किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्वेश्चन में जो कीवर्ड है ना, उस पर ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट वन इज़ नॉलेज प्लस लॉजिक। आपको हर क्वेश्चन में लॉजिकली सोचना है, और कई क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो हो सकता है आप ना पढ़े हो, आपका लॉजिक ना लगे, बट बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप अपने नॉलेज से डिराइव कर सकते हो। डायरेक्ट A=C भले ना हो, बट A=B होगा, B=C होगा, तो A=C भी होगा। इसीलिए अपने नॉलेज को यूज़ करना, कोई भी टॉपिक आए उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने PYQs पढ़ा है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपने स्टैटिक में पढ़ा है, हर चीज़ सोचना, हर चीज़ यूज़ करना, क्योंकि इसी दिन के लिए आप इतना कुछ पढ़ के जा रहे हो, तो मिस आउट बिल्कुल नहीं करना है।
एंड हर ऑप्शन को, हर क्वेश्चन को आपको लॉजिकली सोचना है, क्योंकि देखो यूपीएससी में ना स्टेटमेंट आता है, 4 स्टेटमेंट होता है, 5 स्टेटमेंट होता है, और हर स्टेटमेंट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस स्टेटमेंट को डिसाइफर करो, उस स्टेटमेंट में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है उसके बारे में सोचो। और जब आप सोचोगे या फिर आप जब एग्जामिनर के शू में रह के सोचोगे, तब आप ये डिसाइफर कर पाओगे कि किसी स्टेटमेंट को एग्जामिनर कैसे सही कर सकता है, कैसे गलत कर सकता है। देखो सिंपल चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, कोई स्टेटमेंट गलत कैसे हो सकता है, या तो डायरेक्टली फैक्ट आपको दिया हो, क्योंकि फैक्ट को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी होता है, कहीं 5% है तो उसको 10% कर दो, कहीं 15 है तो उसको 20 कर दो, मतलब पूरा स्टेटमेंट सही रहे बट एक वर्ड को बदलने से पूरा मतलब बदल जाता है। तो डायरेक्ट फैक्ट बदलना बहुत ईजी होता है, या फिर कोई डेटा चेंज कर दे, नंबर चेंज कर दे, ऑप्शन को रिवर्स कर दे, 2 डेफिनेशन है, डेफिनेशन सेम रखे, वर्डिंग सेम रखे, बस कीवर्ड बदल दे, तो यहाँ से स्टेटमेंट जो है ना बहुत ईजिली रॉन्ग हो जाता है। कोई स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हो सकता है, उसका टोन आपको पढ़ के लगे काफ़ी बुकिश टोन हो, कोई फॉर्मल टोन हो, या फिर स्टैंडर्ड लाइन हो, किसी पब्लिकेशन से उठाया गया हो, किसी बुक से उठाया गया हो, एक जेनरिक स्टेटमेंट लगे, तो ऐसे स्टेटमेंट नॉर्मली जो है ना करेक्ट होते हैं। इसको हम अभी आगे देखेंगे। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको क्वेश्चन में जब भी थोड़ा डाउट हुआ करे तो पेपर का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन रहता है ना, जो हिंदी वर्जन रहता है उसको पढ़ लिया करो, बहुत जगह ये हेल्प करता है। क्योंकि मान लो क्या होता है, कोई इंग्लिश में वर्ड लिखा है, आपको वो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा या फिर इसका आंसर क्या होगा। जब आप उसका हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी में क्या होता है, आप बहुत आराम से चीज़ों को तोड़ पाते हो, और कई बार ऐसा भी होता है कि हिंदी के वर्ड में डायरेक्ट कीवर्ड का मीनिंग ही छुपा होता है। इसलिए थोड़ा सा भी क्वेश्चन में डाउट हो, जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तुरंत उसका हिंदी मीनिंग पढ़ लो। आई कैन गारंटी यू कि 1-2 क्वेश्चन में ज़रूर ये हेल्प करेगा। तो इन्हीं सब गाइडलाइन की बेसिस पे हम कुछ प्रिंसिपल डिराइव करेंगे, जिसको मैं QD प्रिंसिपल कहता हूँ, क्वेश्चन डिडक्शन प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, दैट PYQs आर इनफेलिएबल। PYQs पे आप मैक्सिमम ट्रस्ट कर सकते हो, PYQs पे मैक्सिमम रिलाई कर सकते हो। और यहाँ पे मैं PYQ की पोस्टमार्टम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, उसका 4 ऑप्शन दिया है, तो आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। इवन सिर्फ आप PYQ दे के गए हो, आपको पता है कि यूपीएससी कौन से क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तब भी आपको पेपर में बहुत जगह हेल्प होगी। इसीलिए एटलीस्ट यूपीएससी का 20 से 25 साल का PYQ आप रट लो, ये देख लो कि किस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। मैं ये मेटा एनालिसिस का PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। बट अभी यहाँ पे आप सिर्फ समझो, जो चीज़ आपको बताई जा रही हैं उसको समझो, उसको इन्वाइब करो। 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे और उनसे रिलेटेड जो भी PYQs हैं हम उनको देखेंगे कि कौन सा PYQ किससे कैसे रिलेटेड था। झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, और दूसरा स्टेटमेंट है कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक। ये PYQ 2010 में आया था। यहाँ देखो B, कोलेरू लेक, कृष्णा, वुलर लेक, झेलम। ये देखो 2014 में आया था, कोलेरू लेक, कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूसी एंड कृष्णा। तो आपने सिर्फ ये क्वेश्चन भी किया होता तब भी आपको पता चल जाता कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसमें ना ये गलत था, इसलिए इसमें ये गलत था, और इसमें जो करेक्ट आंसर था वो ओनली 1 था, 2 और 3 गलत था, ये ओनली 1 हो जाता। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर डेसिडियस ट्री, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। 2015 में क्वेश्चन आया था, बहुत पीछे भी आपको नहीं जाना था, 8-9 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज टीक इज़ अ डोमिनेंट ट्री स्पीसीज। इसका करेक्ट आंसर क्या था, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो आपका ये जो है वो यहाँ से डिराइव था। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन 2023 में आया था, द प्रपोर्शन ऑफ इरीगेटेड एरिया इज़ मोर इन इंडिया एज़ कम्पेयर टू चाइना। ये क्वेश्चन शायद 2020 या 21 में आया था। यहाँ तीसरा स्टेटमेंट देखो, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरीगेशन इन द वर्ल्ड। तो जो ये स्टेटमेंट है ना वही ये स्टेटमेंट है। इसके बाद देखो यहाँ पूछा है कि अमरकंटक हिल आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यास एंड सहाद्री रेंज। सहाद्री आपका वेस्टर्न घाट होता है, यहीं पे आपकी डिराइव नॉलेज लग जाएगी। यहाँ पे है आपका ये वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पे अमरकंटक हिल आता है, ये और ये कहाँ कहाँ है देखो बहुत दूर है, तो यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हो। 2009 में आपसे पूछा अमरकंटक के बारे में, 2000 में आया था कि नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। इसको आप पढ़ते तो आपको पता चलता कि अमरकंटक जो है वो विंध्यास और सतपुरा के बीच में। तीसरा स्टेटमेंट देखो शेषाचलम हिल के बारे में पूछ रहा है कि शेषाचलम हिल कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। और यहाँ पे देखो आप अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। इसका आंसर था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मतलब नल्लामला नहीं है, नगर होल नहीं है, शेषाचलम नहीं है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के लिंक पे नहीं है, मतलब सदर्न मोस्ट पार्ट पे नहीं है, क्योंकि लिंक कहाँ होगा, मान लो ये आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ये ईस्टर्न घाट होगा, तो सदर्न मोस्ट पार्ट यहीं पे आएगा। इसका मतलब कि आपका ये गलत था तो आपका ये गलत हो जाता। तो इस तरह आप डिराइव नॉलेज लगा सकते हो PYQ से, इसीलिए हेल्प करेगा आपको PYQ पेपर क्लियर करने में।
नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया। टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई। 2012 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था। मोस्ट ऑफ द पावर प्लांट इन इंडिया आर कोल बेस्ड एंड दे आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट सप्लाईज ऑफ कोल फ्रॉम विद इन द कंट्रीज। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में बोला है। तो एरोसॉल, यहाँ देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ होता है, एरोसॉल कैन, एरोसॉल हो गया। इसके बाद प्लास्टिक फोम्स हो गया, फोम एजेंट हो गया। नेक्स्ट वन देखो, कैपिटल मार्केट क्या क्या है इसमें से। कॉल मनी मार्केट, देखो इस स्टेटमेंट में ना नाम में ही मनी दिया है, इसका मतलब ये मनी मार्केट होता है ना कि कैपिटल मार्केट। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी होगी, ये छोटी छोटी बातें ना आपको बहुत से क्वेश्चन में हेल्प करेंगी। 2020 में आपसे कॉल मनी पूछा, 2018 में ट्रेजरी बिल पूछा। वैसे बहुत ईजी है, और जो आप सुनते हो ना कि 30-35 क्वेश्चन में लोग श्योर शॉट होते हैं, तो ये ऐसे ही वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें लोग श्योर शॉट होते हैं। नेक्स्ट देखो, स्टलाइजेशन के बारे में बोला है, इसका आंसर ए था। ओपन मार्केट ऑपरेशन आपसे 2013 में पूछा था, और ये भी आपका श्योर शॉट वाला क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, 27 में एमएसपी के बारे में पूछा है, नाइजर सीड के बारे में। दूसरा बोला है नाइजर खारिफ क्रॉप है, और तीसरा बोला है सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज़ नाइजर सीड ऑयल फॉर कुकिंग। हम 2023 का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, लॉजिकली सॉल्व करेंगे, बट यहाँ मैं सिर्फ आपको PYQs का जो रिलेशन है वो दिखा रहा हूँ। इसमें बाकी स्टेटमेंट में क्या करना है, कैसे उसको डिराइव करना है, हम उसकी बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है MSP। 2020 में बोला ऑयल सीड और MSP के बारे में। 2018 में पूछा था किस पे MSP मिलता है, तो जो सेसमे सीड है ना वो भी एक ऑयल सीड है। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे पूछा था 15th फाइनेंस कमीशन। 2012 में 13th पूछा, 2015 में 14th पूछा, इसके बाद 15th बचा था जो 2023 में पूछ लिया। यहाँ मैं आपको एक टिप देता हूँ, एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि ऐसे 4-5 ऑप्शन रहते हैं ना, तो आप हर एक ऑप्शंस को पढ़ा करो, किन ऑप्शंस को आप गलत कर सकते हो, किन को आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे बोल रहा है फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव एज अ क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब सेंटर टोटल स्टेट को कितना देगी वो तो वर्टिकल हो गया, अब बाकी स्टेट में कितना कितना बटेगा, कितना कितना पैसा जाएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। तो देखो कौन कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है इसमें। आप ये देखो, गवर्नेंस रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म को कैसे मेजर किया जा सकता है। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हो, कितनी फर्टिलिटी रेट है, कितनी मोर्टेलिटी रेट है। इसका देखो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी आप मेजर कर सकते हो, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, कितना पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। आप टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को भी मेजर कर सकते हो। डिफरेंट टर्म्स हैं इसके, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कितनी टैक्स बायंसी है, कितना टैक्स कलेक्शन बेस है, स्टेट पे कितना डेट है, कितना डेट नहीं है। तो ये 1, 2, 5 ये सारे मेजर हो सकते हैं, बट गवर्नेंस रिफॉर्म मेजर नहीं हो सकता। और चौथा देखो स्टेबल गवर्नमेंट। इंडिया में किस स्टेट गवर्नमेंट को आप ये कहोगे कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बिहार का एग्जांपल देख लो, आप महाराष्ट्र का एग्जांपल देख लो। जब हॉर्स ट्रेडिंग होता है, जब पार्टी स्प्लिट होती है, तो इसको देखते हुए या इसके बेसिस पे फाइनेंस कमीशन ये थोड़ी कहेगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं है। क्योंकि मान लो भाई यहाँ पे सेंटर को फ़ायदा हो रहा है, तो सेंटर ऐसा क्राइटेरिया क्यों रखेगा कि स्टेबल गवर्नमेंट वहाँ पे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये दोनों आप मेजर नहीं कर सकते हो, बट 1, 2 एंड 5 आप मेजर कर सकते हो। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन में डिफरेंट कीवर्ड्स देखो, 4-5 स्टेटमेंट देखो, तो आप सोच सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को डिड्यूस किया जाए। वैसे ये तो आपको पढ़ के जाना चाहिए था, बट मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ कि आपको लॉजिक से लॉजिकल एलिमिनेशन कैसे करना है। नेक्स्ट देखो, प्रिजन आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और 2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा था स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। डैट मीन्स जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर प्रिजन्स आते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ये भी आपका इससे डिराइव्ड है। नेक्स्ट देखो, देवी चंद्रगुप्ता, मिलिंद पन्हा, 1997 में दोनों क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे मिलिंद पन्हा पूछा गया, इसका सही आंसर क्या था, तो नागासेन था, नागार्जुन नहीं था। और देवी चंद्रगुप्ता यहाँ पे देखो, इसको बिल्हन नहीं लिखे थे, इसको विशाखा दत्त लिखे थे। देखो यहाँ बिल्हन भी दिया है, विशाखा दत्त भी दिया है। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इस PYQ से डिराइव था। नेक्स्ट देखो, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट बट ऑल्सो ऑफ द रॉक। तो हर चीज़ में सोल होता है, किसकी फिलॉसफी है, जैन फिलॉसफी है। सेम स्टेटमेंट 2013 में उठाया था। यहाँ देखो, एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सोल। इसका आंसर क्या था, जैनिज्म। ये दोनों क्वेश्चन आपको हेल्प करता है इस क्वेश्चन में। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, बट जिनको नहीं पता होता उनके लिए यही क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है। नेक्स्ट देखो, जननी सुरक्षा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फ्लैगशिप स्कीम है और बहुत पुरानी स्कीम है। 2012 में पूछा गया था, उसके बाद 10 साल बाद 2023 में पूछा गया, तो ये बहुत पुराना नहीं है। नेक्स्ट देखो, 2023 में आपसे अग्नि 5 पूछा, 2014 में आपसे अग्नि 4 पूछा था। तो अग्नि 4 यहाँ पे पूछा, उससे डिराइव करके यहाँ पे अग्नि 5 पूछ लिया।
नेक्स्ट वन देखो, 62 में पूछा है कौन सा करेक्ट है। इसका सी था, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाई वाटर वेपर डेट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। 2012 में पूछा था कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को क्यों बढ़ा रहा है, तो इसका आंसर डी था, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इस क्वेश्चन को आप और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, जब हम बाकी QD प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखो, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। सेम स्टेटमेंट देखो यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा था कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है, मान लो उसको रिमूव कर दिया जाए तो बहुत जल्दी वो रीजनरेट क्यों नहीं हो सकता, इसलिए बिकॉज द सॉइल ऑफ रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। यहाँ पे क्या कह रहा है, रिच इन न्यूट्रिएंट। तो आपका स्टेटमेंट पहला गलत हो जाता, डेट मीन्स आपका आंसर डी होता। डायरेक्टली यहाँ से इसको आप डिराइव कर सकते हो। नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन द लैंड सरफेस। यहाँ पे देखो रीज़न क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ क्वाइट लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में है। सेम ये जो टर्म है ना 2017 से उठाया गया था। 2017 में पूछा था कि पोटेंशियल साइट कौन कौन से है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में। थर्ड देखो, सब टेरेन डीप सेलाइन फॉर्मेशन, यहाँ देखो अबेंडेंस सब टेरेन माइंस। नेक्स्ट देखो यहाँ पूछ रहा है इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली, सूडान कॉट द इंटरनेशनल अटेंशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। किस वजह से ये न्यूज़ में थे। यहाँ देखो सेम चैड, गिनिया 2021 में पूछा गया। मिलिट्री बेस इन चाइना, चाइनीज़ मिलिट्री बेसेज, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय मिलिट्री, यहाँ पे देखो सक्सेसफुल को, इसका करेक्ट आंसर डी था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे हैं जो PYQ से डिराइव्ड हैं, इसीलिए PYQ जो है वो इनफेलिएबल है। PYQ आप मिस नहीं कर सकते हो। इस वक्त मान लो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करने का टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट आप सिर्फ PYQ देख लो किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा। तब भी एग्ज़ाम में जो पेरीफेरी की नॉलेज होती है, जो डिराइव नॉलेज होती है, जिसको आप कह सकते हो कि पैसिव लर्निंग होती है, उसको आप अप्लाई कर पाते हो। तो हमारा पहला QD प्रिंसिपल हो गया। सेकेंड देखो, एक्सट्रीम स्टेटमेंट। और देखो हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कोई स्टेटमेंट गलत क्यों है, हम उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के पीछे लॉजिक समझेंगे। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन एक्सट्रीम लगे, क्वेश्चन में कोई एक्सट्रीम वर्ड मिले, तब वो पर्टिकुलर ऑप्शन ना या तो बहुत नैरो डाउन हो जाता है, मतलब उसका जो स्कोप रहता है बहुत कम हो जाता है, बहुत मायोपिक हो जाता है, या तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को, पर्टिकुलर स्टेटमेंट को प्रूफ करना बहुत हार्ड हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ एक्सट्रीम वर्ड जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ओनली हो गया, ऑलवेज, ऑल, नेवर, नो, नो वन, नन, एंटायरली बोल दे, एनॉर्मसली बोल दे, टोटली, मैंडेटरी, ऑल टुगेदर, सडनली, ड्रास्टिकली, लार्जेस्ट, एनीवेयर, कैनॉट, इम्पॉसिबल, अनलिमिटेड हो जाए, एनी, कम्प्लीटली, हैवली, रैपिडली, ग्रेटली, एब्सोल्युटली हो गया, एक्सपोनेंशियली हो गया, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, ग्रेटली इम्पैक्टेड, कंपल्सरीली हो गया, नेसेसरली हो गया, मोस्ट ऑफ देम, नॉट, डायरेक्टली। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में मिले तो आपको अटेंशन देना है। कुछ एग्जांपल आप देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है, ये 2022 का है। मैं इसको करूँगा, बाकी आप इन दोनों को समझना कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ देखो डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ 3 देखो, मोनेजाइट अकर नेचुरली इन द एंटायर इंडल कोस्टल सैंड इन इंडिया। यहाँ पे ना इंटायर की बात कह रहा है, मतलब पूरा जो ईस्ट कोस्ट हो गया, वेस्ट कोस्ट हो गया, हर जगह आपको मोनेजाइट मिलेगा। ये फैक्ट हार्ड टू प्रूफ है। मान लो यहीं पे ये कह देता कि कहीं मोनेजाइट नहीं मिलेगा, ये भी फैक्ट जो है हार्ड टू प्रूफ है। मतलब जो एक्सट्रीमिटीज़ है ना, आपको उसको अवॉइड करना है। यहाँ पे तीसरा जाता तो ये चला जाता, ये आपका आंसर हो जाता बी। वही चीज़ आप यहाँ पे लगाओ। यहाँ स्टेटमेंट 2 देखो क्या बोल रहा है, मार्सूपियल कैन थ्राइव्स ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। मतलब मार्सूपियल का कोई प्रेडेटर है ही नहीं, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि किसी स्पीसीज़ का कोई प्रेडेटर ना हो। आपका स्टेटमेंट 2 जाता तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता सी। ये कहाँ का नेटिव है, तो ऑस्ट्रेलिया का, याद रखना इसके बाद। 66 देखो, विथ रेफरेंस टू कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, पहला कह रहा है नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, दूसरा कह रहा है नन ऑफ देम इज़ सेटअप इन वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट, तीसरा कह रहा है नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। देखो हमारे पास ऑलमोस्ट 200 कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, अलग अलग स्टेट में है। कोई स्टेट मान लो अगर सी के पास है, फॉर एग्जांपल गुजरात ही हो गया, तो गुजरात में थर्मल पावर प्लांट में सी वाटर यूज़ हो सकता है। इसके बाद देखो सेकंड बोल रहा है कि कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। यार इंडिया में बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वाटर स्ट्रेस्ड हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पानी की कमी मिलती है। 200 हमारे पास पावर प्लांट हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पावर प्लांट ऐसा होगा जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में होगा ही होगा। 2-4 पावर प्लांट होते तो हम ये कह भी सकते थे, बट हमारे पास 200 से ज़्यादा पावर प्लांट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसका कह रहा है कि नन ऑफ देम इज़ प्राइवेटली ओन्ड। देखो ये कोल बेस्ड है, कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है जो ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए।
डेट इज़ वाई इसके सही होने के भी चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वर्ड है, जैसे यहाँ पे एंटायर देखा हमने, यहाँ पे हमने ओनली देखा, नो देखा, यहाँ पे हमने नन देखा, तो इन एक्सट्रीम वर्ड को ध्यान में रख के आप ये लॉजिक यूज़ कर सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। और यहाँ पे लॉजिक क्या लगता है, हार्ड टू प्रूव द फैक्ट, और जब इस स्टेटमेंट को नैरो डाउन कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नन कह दिया कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, तो बहुत नैरो डाउन कर दिया ये कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की लोकेशन। कभी कभी इस लॉजिक को अप्लाई करते वक्त आप एक काम करना कि मान लो कोई एक्सट्रीम वर्ड दिया है और आपको पढ़ के थोड़ा अटपटा लग रहा है वो स्टेटमेंट, तो एक्सट्रीम वर्ड को वहाँ से हटा के देखना। फॉर एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखो, अभी हम 1 और 3 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेकंड देखो। इन दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लोन डेट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक। यहाँ देखो ऑल जो है वो एक्सट्रीम वर्ड हो गया, बट यहीं पे ऑल को हटा के देखो, अगर हम ऑल को हटा देते हैं या फिर ऑल की जगह कोई सॉफ्ट वर्ड ले लेते हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा सही लगता है। एक स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सारे मेंबर जो ग्रुप के हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फॉर अ लोन डेट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक। अब इसी जगह हम लोग मान लो कर दें ऑल की जगह सम, इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप सम मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन डेट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेक। अब बताओ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वहाँ कई लोग मिल के ग्रुप बनाते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कोई एक मेंबर पैसा ले रहा है, कोई एक मेंबर लोन ले रहा है, तो बस 4 लोग को इससे मतलब है, बाकी 5 लोग को इससे मतलब ही नहीं है। अरे पैसा तो सब लोग ही दिया है ना, तो सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, क्यों 4 लोग लेगा 5 लोग नहीं लेगा। तो देखो ऐसे स्टेटमेंट को आपको देखना पड़ेगा। ऐसे स्टेटमेंट में आप एक्सट्रीम वर्ड हटा के देखा करो कि एक्सट्रीम वर्ड हटाने के बाद स्टेटमेंट अटपटा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इसी में आप 2 पॉइंट जान लो। पहला पॉइंट यह है कि मान लो आपके पास 3 स्टेटमेंट है और तीनों में आपके पास एक्सट्रीम वर्ड है, तीनों में ऑल दिया है, तीनों में नन दिया है, तब आप डायरेक्टली ये मत सोच लेना कि तीनों गलत है। आप स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट के मीनिंग को समझना, उसके बाद डिसाइड करना है कि उसको काटना है या फिर राइट करना है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों एक्सट्रीम वर्ड था, बट तीनों जो है ना कोई मीनिंग नहीं बना रहा था, इसीलिए यहाँ पे हमने तीनों गलत कर दिया। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ एक्सट्रीम वर्ड देख के काटना नहीं है, आपको पूरे स्टेटमेंट की मीनिंग समझनी है। जैसे यहाँ पे देखो एक्सट्रीम वर्ड था तब भी ये सही था, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम वर्ड के साथ ही मीनिंग बना रहा था। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ट्विनिंग स्टेटमेंट। ट्विनिंग स्टेटमेंट वो होते हैं जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं, जो एक तरह के लगते हैं। और अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 ऑप्शन देखने के बाद कोई भी 2 स्टेटमेंट आपको सिमिलर साउंड करे, एक टाइप का लगे, तो मैक्सिमम चांस होता है कि जो राइट आंसर होता है वो उसी दोनों में से होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है ना कि एग्जामिनर के माइंड में क्या चलता है, जब भी आपका रिवीजन अच्छा नहीं होता या फिर आपने मान लो कोई चीज़ पढ़ा है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से देख लिया या फिर आपने कहीं सुन लिया और वही आपका एग्ज़ाम में आ जाता है, उसी हिसाब का 2 स्टेटमेंट आ जाता है, तब हमको लगता है ना कि ये चीज़ हमने कहीं सुनी थी, ये चीज़ हमने कहीं पढ़ी थी, वहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर 2 सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट डालता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने, द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय अ ट्राई ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ एन इक्वेटोरियल ट्रायंगल दैट हैज साइड्स 1 मिलियन किलोमीटर लॉन्ग विथ लेजर शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन द क्वेश्चन रिफर्स टू सी और डी। देखो यहाँ पे लीजा पाथ फाइंडर कह रहा है, यहाँ पे इवॉल्व लीजा कह रहा है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होता है। करेक्ट आंसर क्या था, डी था। उसी तरह 26 देखो, यहाँ पे पूछा था लेवेनेंट क्या है, ए क्या बोल रहा है, रीजन अलॉन्ग ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, डी क्या बोल रहा है, द एंटायर कोस्टल एरियाज ऑफ मेडिटेरेनियन सी। दोनों में से कौन सा सही है, ए सही है, बिकॉज यहाँ पे देखो एंटायर लिखा है, ये आपका एक्सट्रीम चला जाता। यहाँ पे देखो कूल वापा ड्रोन वापा क्या होता है, ए में देखो क्या बात कर रहा है, लैंड की बात कर रहा है, सी में क्या बात कर रहा है, अर्बन लैंड की बात कर रहा है, यहाँ भी लैंड की बात कर रहा है, यहाँ भी लैंड की बात कर रहा है। तो आपका ए और डी में से कोई एक सही होता है। करेक्ट आंसर क्या है, ये है, क्योंकि देखो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा है और एंशिएंट हिस्ट्री में इतना अर्बन लैंड हमारे पास कहाँ था कि हम उसको क्लासीफाई करें। यहाँ देखो सेनकाकू आइलैंड के बारे में बोल रहा है, ए और बी देखो, ए में क्या बात कर रहा है, साउथ चाइना सी, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय द कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। बी बोल रहा है चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, दोनों में से कोई एक होगा। करेक्ट आंसर क्या था, बी था। उसी तरह 97 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल। ए बोल रहा है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंटल एलर्जेंस, डी बोल रहा है दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय पैथोजन। यहाँ भी दे प्रोटेक्ट द बॉडी, यहाँ भी दे प्रोटेक्ट द बॉडी, सही आंसर क्या था, डी था। 26 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। इसमें बी और सी देखो, मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर ऑपरेशन। सी बोल रहा है मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर। यहाँ भी देखो मैनी मार्जिनल फार्मर के बारे में बात कर रहा है, यहाँ भी मैनी मार्जिनल फार्मर के बारे में बात कर रहा है। अब इनमें से कौन सा सही है, तो देखो जो बी है ना,
आप जब आगे पढ़ोगे क्यूटी प्रिंसिपल्स के बारे में तो आपको पता चलेगा कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको पेपर में मिल जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वैसे ऑप्शन सही होते हैं। जैसे यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंक्रोनाइज़ की बात कर रहा है, यहाँ हार्मोनाइज़ की बात कर रहा है। ये एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है, बहुत सॉफ्ट स्टेटमेंट है। बट वहीं सी क्या बोल रहा है कि भैया सरेंडर कर देगा। मैनी मार्जिनल फार्मर इन एन एरिया टुगेदर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विथ कॉर्पोरेट बॉडी एंड सरेंडर। मतलब मार्जिनल फार्मर जो है अपने लैंड को सरेंडर कर देंगे। सरेंडर बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड है, बहुत ही रूड वर्ड है, तो सरेंडर यूज़ नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होता, बी होता। तो ये रहा हमारा ट्विनिंग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और एग्जाम में बहुत जगह काम आएगा आपको। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट अमंग इक्वल। जैसा मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको पहला ऑप्शन देकर टिक नहीं कर देना है, आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है कि यूपीएससी नॉर्मली जो ब्रॉडर ऑप्शन रहता है, जो ब्रॉडर थीम रहता है, ऐसे ऑप्शन जो बाकी ऑप्शन को खुद में सब्ज्यूम कर दे उनको सही मानता है, उनको सही चूज़ करता है। इसीलिए मैं इस प्रिंसिपल को बोलता हूँ कि फर्स्ट अमंग इक्वल। हो सकता है चारों सही हो, बट चारों में जो सबसे ज़्यादा सही हो आपको वो चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। देखो यहाँ बेस्ट पूछा है और क्वेश्चन से ही ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि हो सकता है यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ सही हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है आपको वही चूज़ करना है। यहाँ पे सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी की बात कर रहा है तो आपका दिमाग जाएगा कि कमिटेड जुडिशरी, क्योंकि बी और सी तो अपने आप गलत हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि कमिटेड जुडिशरी होना चाहिए, लेकिन देखो जो डी ऑप्शन है सेपरेशन ऑफ पावर, इसमें क्या है ना, कमिटेड जुडिशरी अपने आप आ गया है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जो तीनों ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों का जो अकाउंटेबिलिटी होता है, तीनों का जो पावर होता है वो सेपरेटली डिफाइंड होता है। तो यहाँ इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि अगर मान लो हम सेपरेशन ऑफ पावर चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे जुडिशरी जो है वो कमिटेड नहीं होगी। ये जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के अंदर ही आपका ए भी ऑप्शन आ रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होता, तो डी होता। उसी तरह आप यहाँ पे देखो, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इन चारों में सबसे पहले आप चौथा देखो, ऑल सीनियर सिटीज़न। अब मिस्टर अमिताभ बच्चन जी को फ्री लीगल सर्विसेज की तो ज़रूरत नहीं है, तो आपका 4 कट जाता, 4 जाता तो आपका ये जाता, ये जाता। ना देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला बोल रहा है कि पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, दूसरा बोला ट्रांसजेंडर एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख, और तीसरा बोल रहा है मेंबर ऑफ ओबीसी एनुअल इनकम लेस देन 3 लाख। अब एक चीज़ ये बताओ कि दूसरे तीसरे को देखो, ये जो है वनरेबल है ट्रांसजेंडर, 3 जो है वो भी वनरेबल सेक्शन है ओबीसी। इन दोनों में ज़्यादा वनरेबल कौन है, तो ट्रांसजेंडर हुआ। और दूसरी बात ये, यहाँ पे सिर्फ पर्सन बोल रहा है, यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी नहीं बोल रहा है, सिर्फ पर्सन की बात कर रहा है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि कोई पर्सन है, उसकी एनुअली कमाई अगर 1 लाख से कम की है तो उसको फ्री सर्विस मिलेगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओबीसी है, उसकी ईयरली कमाई अगर 3 लाख से कम है तब उसको फ्री लीगल एड मिलेगा। अरे जो ओबीसी है वो भी तो पर्सन में ही आ जाएगा ना। जो पर्सन की बात कर रहा है, ये पर्सन आपका एक ब्रॉड है, पर्सन में आपको ओबीसी भी आ जाएगा। ओबीसी को अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांसजेंडर जो है उनको थर्ड जेंडर बोला जाता है। इसके अलावा जो ओबीसी हैं, एससी, एसटी हैं, मेल फीमेल, सब पर्सन में ही आ जाएंगे। तो जो आपका पर्सन है वो ब्रॉड है, पर्सन में ही आपके ओबीसी वाले सब्ज्यूम हो जाएंगे। ये तो सिचुएशन बनेगा नहीं कि जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं उनका अमाउंट 3 लाख है, बाकी लोग का 1 लाख है। इसलिए ये जो है गलत हो जाता। आपका करेक्ट आंसर क्या होता, 1 और 2। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखो, ओवर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। आपको पेपर में स्टेटमेंट देख के उसकी बाल की खाल नहीं निकालनी है। अगर स्टेटमेंट नॉर्मल दिख रहा है, एक जेनरिक स्टेटमेंट दिख रहा है, तो आपको उसको सही मानना है। ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। इतना ओवर एनालिसिस, इतना ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जानबूझ के क्वेश्चन को रॉन्ग नहीं बनाना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आप यहाँ स्टेटमेंट पढ़ो, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। सिंपल स्टेटमेंट है, बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है। उसी तरह आप ये देखो, कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये भी बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे आओ, आप फिर से पहला हमने देख लिया, स्टेटमेंट 2 देखो, सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ, हो सकता है। यहाँ देखो क्या करा है, एज्यूम करते हैं सेंट्रल बैंक, उनके पास एबिलिटी होती है कि वो राइजिंग कंज्यूमर प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें वाया मॉनेटरी पॉलिसी। यहाँ फिजिकल विस्कल दिया होता तो गलत हो जाता, बट मॉनेटरी पॉलिसी दिया है, सेंट्रल बैंक दिया है। बहुत ही नेचुरल स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है। और जब दोनों स्टेटमेंट सही हो जाया करे तब आप क्या करो कि दोनों के बीच में ना बिकॉज लगा दिया करो। आप दोनों को पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको ए सही करना है या फिर बी सही करना है। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मैनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड
had carried out interest rate hike because central bank generally assumed that they have the ability to counteract the rising prices via monetary policy। हाँ बिल्कुल मतलब बना रहा है कि राइजिंग कंज्यूमर प्राइस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता? ये हो जाता कि पहला दूसरा सही है, बाकी दूसरा जो है पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इस तरीके से जब स्टेटमेंट दिया करे तो वहाँ पे बिकॉज लगा क्या देखा करो कि स्टेटमेंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक स्टेटमेंट का नेचुरल फ्लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट, कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। अब देखो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि यार प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्टेट को रिसोर्सेज ट्रांसफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं। कार्बन मार्केट की बात कर रहा है, यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग होती है, सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट पे हो सकता है गवर्नमेंट कोई टैक्स ले, जो कार्बन क्रेडिट अलाउ होता है हो सकता है उस पर कोई टैक्स हो। तो जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है, वहाँ पे आराम से प्राइवेट सेक्टर जो है स्टेट को रिसोर्स ट्रांसफ़र करेगा। यहाँ पे आपको बाल की खाल नहीं निकालने की, आप बाल की खाल निकाल के इसको गलत कर दो। बट यहीं बिकॉज लगा के आप इसको पढ़ो, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज बिकॉज कार्बन मार्केट ट्रांसफ़र रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ये कोई फ्लो नहीं बना रहा है, इसका मतलब बिल्कुल अलग जा रहा है, इसका मतलब बिल्कुल अलग जा रहा है। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि कार्बन मार्केट जो है वो वाइड स्प्रेड टूल क्यों है। सो यहाँ पे दोनों सही है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हमने इसी प्रिंसिपल में दो बातें कर ली। पहला बात ये कि आपको ओवर एनालिसिस नहीं करना है, और दूसरा ये कि जब स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है, तो आपको बिकॉज लगा के स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। इसके बाद देखो जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये सही है, ये गलत है, या फिर दो कीवर्ड दिया हो और बोले कि ये करता है बट ये करता है, तो उस कंडीशन में नॉर्मली जो स्टेटमेंट होता है वो गलत होता है। देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन को मैनिपुलेट करने के लिए एग्जामिनर को बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ कीवर्ड को इधर उधर करना है, कीवर्ड को आगे पीछे करना है, कहीं नॉट लगा देना है, कहीं बट लगा देना है। बस इतना करने से पूरा का पूरा जो सेकंड हाफ स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाएगा। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ बोल रहा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। तो यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर और लीगल फर्म के जो ऑफिसर होते हैं वो एडवोकेट होते हैं, बट कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटॉर्नी जो होते हैं वो एडवोकेट नहीं होते हैं। बट लगा रहा है, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया कैसा स्टेटमेंट रहे कि ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता, वो गलत हो जाता है, ये आपका गलत है। यहाँ पे देखो सेकंड पढ़ो, द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक आर फाउंड इन फूड वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट नेचुरली अकर इन गट। ये तो हमको वैसे भी पता भी है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे गट में होते हैं, बट यहाँ देखो बट लगा दिया है कि ये हो सकता है बट ये नहीं हो सकता। तो यहाँ जो पार्ट 2 है ना सिर्फ नॉट लगा के पूरा गलत कर दे रहा है, डेट इज़ वाई आपका ये गलत हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 21 2023 में आया था ये, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इन्वेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। मतलब जो इंटरेस्ट है उस पर टैक्स की छूट है, एग्जेम्प्ट है टैक्स से, बट जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है। तो यहाँ देखो बट लगा के मीनिंग चेंज कर दिया है, तो आपका जो ये है ना ये गलत हो जाता है। और ऐसे स्टेटमेंट का सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको पता चल जाए कि एक भी गलत है तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुँच जाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा, पहला गलत है दूसरा सही है। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी रिस्पेक्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। देखो यूपीएससी ना कोई स्टेटमेंट लिखेगी, किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में बात करेगी या फिर गवर्नमेंट की इनिशिएटिव के बारे में बात करेगी, तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें ही करेगी। कभी भी यूपीएससी गवर्नमेंट को ख़राब लाइट में नहीं दिखाएगी, कभी भी यूपीएससी गवर्नमेंट को ऐसे पोर्ट्रे नहीं करेगी कि गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेसिव है। हमेशा गवर्नमेंट की स्कीम का या फिर गवर्नमेंट के स्टेप का जो व्यू दिखाएगी उसको पॉजिटिव लाइट में दिखाएगा। और अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट मिले कि गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव एम जो है वो अच्छा लगे, आपको फॉरवर्ड लुकिंग लगे, पॉजिटिव लगे, जेनरिक लगे, विदाउट एनी फैक्ट, क्योंकि जो फैक्ट है बहुत आराम से बदल सकता है, 10 की जगह 11 कर देगा। मान लो कोई बेनिफिशियरी 40 साल तक है उसको 60 कर देगा, तो सिर्फ एक एज बदल के, एक नंबर बदल के पूरा मतलब बदल देगा। तो अगर विदाउट एनी फैक्ट रहे और बहुत जेनरिक रहे, अच्छा लगे, गुड लगे, पॉजिटिव लुकिंग लगे, तो वो सही होता है। जैसे यहाँ देखो आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में बोला है। दूसरा देखो ऑब्जेक्टिव बता रहा है, इट इज़ एन इनिशिएटिव टू आइडेंटिफाई न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन फॉर सॉल्विंग मैनी प्रॉब्लम फेस बाय आवर कंट्री। हाँ पॉजिटिव दिखा रहा है, गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या करेगा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है, इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है। उसी तरह यहाँ देखो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में, पहला बोल रहा है इट इज़ अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी। दूसरा बोल रहा है इट प्रोवाइड द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विथ प्राइजेस कमेंसरेट विथ क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। हाँ सही बात है, पॉजिटिव लुकिंग है, जैसा क्वालिटी रहेगा वैसा पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है, फॉरवर्ड स्टेप दिखा रहा है गवर्नमेंट का, ये आपका सही हो जाता है।
उसी तरह आप यहाँ पे देखो, ये देखो स्टेटमेंट 2, यहाँ देखो, हम 1 की बाद में बात करेंगे। 2 देखो, मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ इंडियाज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स। तो भाई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है कि बहुत सी लोकल कंपनीज़ और कुछ फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो PIL स्कीम का फ़ायदा उठाई हैं। जेनरिक है, फॉरवर्ड लुकिंग है, गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है, गवर्नमेंट के स्टेप को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है, ये आपका सही होता है। यहाँ देखो जननी सुरक्षा योजना के बारे में बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, जननी सुरक्षा मतलब क्या होता है, जननी मतलब जो जन्म देती है उसकी सुरक्षा, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मैटरनल की बात कर रहा है और नियोनेटल की बात कर रहा है। देखो नियोनेटल क्या होता है, नियोनेटल मतलब न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हुआ पैदा हुए, वो नियोनेटल होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका पॉजिटिव है। प्लस यहाँ देखो कोई फैक्ट नहीं है, नॉर्मल जेनरिक स्टेटमेंट है, ये आपका सही हो जाएगा। थर्ड देखो, इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ये भी आपका पॉजिटिव है, फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लस जो स्टेटमेंट 3 है ना, स्टेटमेंट 3 जो है वो 2 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, 2 को सपोर्ट कर रहा है। इट एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, और वहीं यहाँ पे कह रहा है कि रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी। तो भाई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा तभी तो मैटरनल और नियोनेटल मोर्टेलिटी कम होगा। तो 2 और 3 जो है ना वो साथ साथ जा रहा है, इसलिए ये दोनों सही होगा। फोर्थ देखो क्या बोल रहा है, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट अप टू 1 ईयर ऑफ एज। यहाँ पे ये बोल रहा है, थर्ड में ये बोल रहा है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में, बट फोर्थ में ये बोल रहा है कि हेल्थ फैसिलिटी देगा किसको, अप टू 1 ईयर ऑफ एज के बच्चों को। अभी हमने यहाँ देखा कि जो नियोनेटल होते हैं वो न्यू बॉर्न होते हैं, अप टू 1 ईयर ऑफ एज नहीं होते हैं। तो आपका 4 जो है वो गलत हो जाएगा। इसके साथ 1 देखो, ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। आपको ये पता होगा कि जननी सुरक्षा योजना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2। तो यहाँ देख रहे हो ना, बहुत आराम से, बहुत ही लॉजिकली आपने सब कुछ ना जानते हुए भी क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन में दिए हुए कीवर्ड को पढ़ के आराम से डिसाइफर कर लिया कि इसका सही आंसर क्या होगा। और यही टेक्निक, यही स्किल, यही लॉजिकल थिंकिंग आपको डेवलप करनी है। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग स्टेटमेंट। अभी हमने देखा था स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड वाले में कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको यूपीएससी सही मानता है। ऐसे कीवर्ड आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि उन ऑप्शंस को यूपीएससी सही मानता है। यहाँ कुछ कीवर्ड देखो, डिसेंट्रलाइजेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, इक्वलिटी, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबिलिटी, हार्मोनाइज हो गया, डेमोक्रेटाइज हो गया, पीपल सेंट्रिक, डेमोक्रेसी, इनोवेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, मोबिलाइजेशन, पार्टनरशिप, बॉटम अप अप्रोच, कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इनेबल करना, मतलब कोई इनेबलिंग प्रोविजंस हो गया। तो ये कीवर्ड जो हैं, ऐसे कीवर्ड अगर आपको क्वेश्चन में मिले तो एक्स्ट्रा ध्यान देना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ 2 देखो, राइट टू द सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो भाई पब्लिक पार्टिसिपेशन ये एक पॉजिटिव टर्म के बारे में बात कर रहा है, ये सही हो सकता है। इसके बाद देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, इसमें आप थर्ड देखो, इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन। ये अच्छी बातें कर रहा है, पॉजिटिव आउटलुक दिखाता, ये भी आपका सही होता। यहाँ पे हमने इसकी बात कर ही रही थी, सिंक्रोनाइज, हार्मोनाइज, ये आपका सही था। इसको मैंने यहाँ पे जानबूझ के फिट किया है बिकॉज यहाँ पे चारों स्टेटमेंट जो है, चारों कीवर्ड जो है वो पॉजिटिव है। पीपल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, मोबिलाइजेशन की बात कर रहा है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि किसके बारे में ये चीज़ पूछ रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है। ये आप पढ़े होगा ना, ग्रास रूट डेमोक्रेसी, तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के बारे में पूछ रहा है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी में कौन कौन आएगा, पीपल पार्टिसिपेशन हो जाएगा और डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। बाकी 2 और 3 जो हैं वो भी आपके करेक्ट हैं, बट डायरेक्टली करेक्ट नहीं है। यहाँ पे पूछा ना फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, मान लो सिर्फ ऑब्जेक्ट पूछा होता तो आपका चारों सही होता, बट स्पेसिफिकली यूपीएससी आपको बता रहा है कि यहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ये यहाँ का कीवर्ड है फंडामेंटल। फंडामेंटल नहीं होता तो चारों सही होता। नेक्स्ट प्रिंसिपल आप देखो, जो भी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी होता है, जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, जो भी इवॉल्व हो रही है, इनका जो पोटेंशियल होता है, इनका जो रीच होता है वो अनलिमिटेड होता है। आप ये नहीं बता सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी ये काम नहीं कर पाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉर्मली आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन चूज़ करने हैं। ये बात तो सब लोग जानता है, बट यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी हम इनकी बात करेंगे अभी, बट इससे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया कि जो भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि ये काम टेक्नोलॉजी कर लेगी बट ये नहीं कर पाएगी।
दैट इज़ वाई इनमें आप सबको चूज़ करते हो। दूसरी बात ये कि जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है वो हमेशा पुरानी वाली से बेटर होगी। उसके जो फीचर्स होंगे, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो पुरानी वाली से ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। तो मान लो आपको दो टेक्नोलॉजी को कंपेयर करने के लिए बोल दिया, एक्स जो है वो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी है, वाई जो है वो ओल्ड है। तो जब आप फीचर कंपेयर करोगे तो एक्स के फीचर हमेशा अच्छे रहेंगे। ये पॉइंट सिर्फ साइंस के लिए वैलिड नहीं है, ये पॉइंट एनवायरनमेंट के लिए भी वैलिड है। एनवायरनमेंट में आप एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कोई एडवांस फार्मिंग मेथड है, वो हमेशा कन्वेंशनल मेथड से अच्छी रहेगी। जैसा यूपीएससी ने एक बार पूछा था ना कि परमा कल्चर है और कन्वेंशनल फार्मिंग है, दोनों का फीचर दिया था, दोनों का फीचर कंपेयर किया था। तो जो परमा कल्चर है वो कन्वेंशनल फार्मिंग से हमेशा अच्छा होगा ना। इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि 3D प्रिंटिंग का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो कन्फेक्शनरी में भी हो सकता है, बायोनिक ईयर बनाने में भी हो सकता है, ऑटोमोटिव में भी हो सकता है, सर्जरीज़ में भी हो सकता है, डेटा प्रोसेसिंग में भी हो सकता है। मतलब यहाँ मान लो आपने ए सिलेक्ट किया, मतलब 1 3 4 सही है, ये सही है, ये सही, ये सही है। तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता? आप ये किस बेसिस से बोल रहे हो कि ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता? कोई लॉजिक आपके पास नहीं है। अगर आप ये सोचो कि ये नहीं हो सकता तो उसी हिसाब से ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। डैट मीन्स कि आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती गलत नहीं करना है। इसका आंसर डी होता। उसके बाद यहाँ पे देखो, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पूछा है, ये 2023 में पूछा गया था। ये भी आपका फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। थर्ड कह रहा है इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल। कैन बी, कैन बी, कैन बी, तीनों में प्रोबेबिलिटी बता रहा है, तीनों में पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो इसका तीनों सही होगा। नेक्स्ट देखो, ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बनाइजिंग हाउ मैनी ऑफ दिस अबव इंडस्ट्री। यहाँ भी यूज़ हो सकता है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है, यहाँ भी यूज़ हो सकता है। इसका आंसर ऑल थ्री होगा। ये चीज़ तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ यूपीएससी फंसाता कहाँ पे है? इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है, बट यहाँ क्या बोल रहा है, एट द प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी हमारे हाथ में है उसके बेसिस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, किसके थ्रू, ड्रोन के थ्रू। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन मान लो आए या आपको स्टेटमेंट मिल भी जाए, तब भी आप इसमें तीनों सेलेक्ट करना। यहाँ पे आप सोचना मत। इसमें देखो तीनों आंसर सही था, बट यहाँ पे 1 3 एंड 4 सही था, 2 गलत था और 5 गलत था। 2 क्या बोल रहा था, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग बाई चैट जीपीटी कर लेता है। तो जब ये एग्ज़ाम में आया था, जिस साल एग्ज़ाम में आया था, उस टाइम पे चैट जीपीटी नहीं था। डैट इज़ वाई यूपीएससी इसका 2 और 5 गलत बोली थी, 1 3 एंड 4 सही था। इसका आंसर बी था। बट मान लो आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन मिले या आपको स्टेटमेंट लिखे कि विथ प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, अभी क्या डेवलपमेंट हुआ उसके हिसाब से एआई क्या क्या कर सकता है, तब भी आप सब चूज़ करोगे, चाहे एआई कर पाए या ना कर पाए, बिकॉज आप किसी स्टेटमेंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपके पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं होता कि आप किसी ऑप्शन को गलत चूज़ करो। तो यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो यूपीएससी ट्रिक करे आपको रिसेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी देके, फिर भी आप क्या करोगे, ऑल चूज़ करोगे। इसको याद रखना। नेक्स्ट देखो, यूपीएससी ना ब्रिटिशर्स जो होते हैं उनको हमेशा नेगेटिव लाइट में दिखाता है, और जो फ्रीडम फाइटर्स होते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लाइट में दिखाता है। कभी भी ये नहीं होगा कि किसी ब्रिटिश पॉलिसी की बात कर रहा है, किसी ब्रिटिश एक्ट की बात कर रहा है और यूपीएससी ये बोलेगा कि ब्रिटिश की वजह से ये चीज़ पॉजिटिव में हुआ है। हमेशा यूपीएससी ब्रिटिश को नेगेटिव लाइट में ही दिखाएगा। यहाँ पे कुछ आप एग्जांपल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। मतलब जब अंग्रेज़ थे फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ था। अब देखो यहाँ पे अंग्रेज़ हैं तो अंग्रेज़ों का इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं होगा। पहला क्या कह रहा है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर रूइंड, ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा बोल रहा है मशीन वर इंट्रोड्यूस इन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर, ये एक पॉजिटिव है। तीसरा बोल रहा है रेलवे लाइन्स वर लेड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भी पॉजिटिव है, रेलवे लाइन्स को बिछाना। चौथा बोल रहा है हैवी ड्यूटीज़ वर इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। अरे ड्यूटी थोड़ी इम्पोर्ट हुआ था उनका, बल्कि इम्पोर्ट जो है वो फ्री हो गया था। बहुत चीपली वो इंडिया में इम्पोर्ट चीज़ें करते थे, तो ये भी पॉजिटिव है। अगर ड्यूटी इम्पोज होता तब तो अच्छी बात होती ना, इसलिए पॉजिटिव है। डैट इज़ वाई इसका आंसर क्या होगा, ए, क्योंकि ये जो है ना नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। इस तरह यहाँ देखो, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी वॉज, पहला बोल रहा है इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, ये पॉजिटिव है। दूसरा बोल रहा है ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, ये भी पॉजिटिव है कि फैक्ट्री का नंबर बढ़ जाना। तीसरा बोल रहा है कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये नेगेटिव है। चौथा बोल रहा है रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये भी देखो तो इन अ वे पॉजिटिव है। अर्बन पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज होना मतलब हमारा लाइफस्टाइल जो इम्प्रूव हो रहा है वो नहीं हो रहा था। डेट इज़ वाइज का आंसर क्या होता, सी होता, क्योंकि यहाँ जो है ब्रिटिश को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। इसी से मिलता जुलता प्रिंसिपल 10 भी है
कि मान लो कोई पॉजिटिव टर्म हो रहा है, कोई पॉजिटिव काम हो रहा है, कोई पॉजिटिव एक्ट हो रहा है, तो उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, उसका जो रिज़ल्ट रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव काम हो रहा है उसका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव हो, और वहीं जो नेगेटिव काम होगा उसका जो रिज़ल्ट है हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव काम हो रहा है उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए। इसका एग्जांपल आप देखो, मैं ये सॉल्व करूँगा, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करना, इस पर लॉजिक लगाना, उसके बाद हम इसको देखेंगे। यहाँ देखो क्या बोल रहा है पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग। तो हैवी सैंड माइनिंग क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो भी नेगेटिव होना चाहिए। पहला क्या बोल रहा है, डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है, क्योंकि रिवर में अगर सैलिनिटी बढ़ जाएगा तब वो नेगेटिव होगा। सैलिनिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है रिवर में, वो एक पॉजिटिव चीज़ है, तो ये पॉजिटिव की बात कर रहा है। लेट मी रब दिस, यहाँ पॉजिटिव की बात कर रहा है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये नेगेटिव की बात कर रहा है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये नेगेटिव की बात कर रहा है। ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव जाएगा, तो आपका 2 और 3 सही हो जाता, इसका आंसर बी होता। अब देखो आप 55 करो, वीडियो को पॉज करो, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का लॉजिक था वो लगाओ और इसको सॉल्व करो। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ बायोफिल्टर इन रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, मतलब ये किसी पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात कर रहा है। बायोफिल्टर है, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर, ये कोई पॉजिटिव टर्म है, कोई पॉजिटिव एक्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो भी पॉजिटिव होगा। पहले क्या बोल रहा है, बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फूड, ठीक है, ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं कि भाई ये वेस्ट ट्रीटमेंट कर रहा है, रिमूव कर रहा है अनईटन फिश फूड को, ये आपका पॉजिटिव हो गया। सेकंड बोल रहा है बायोफिल्टर्स कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट, अमोनिया को नाइट्रेट में बदल रहा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि जो नाइट्रेट होता है वो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, तो आपका ये भी पॉजिटिव है। थर्ड क्या बोल रहा है, बायोफिल्टर इंक्रीजेस फॉस्फोरस एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द फिश इन फूड। अब देखो यहाँ पे ना फॉस्फोरस की मात्रा को बढ़ाने की बात कर रहा है। अगर वाटर में फॉस्फोरस बढ़ेगा, वाटर में नाइट्रोजन बढ़ेगा, तो एल्गल बूम की समस्या आती है। ये एक पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। यहाँ पे कम कर रहा है, यहाँ पे ख़त्म कर रहा है, बट यहाँ पे बढ़ा रहा है, तो आपका 3 गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ओनली 2। और ये चीज़ आप ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में काम करेगा आपको, कि पॉजिटिव चीज़ का रिजल्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव काम का रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट वन देखो, वर्ड एसोसिएशन, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल आपको एग्जाम में बहुत जगह हेल्प करेगा, खासकर जब कीवर्ड्स आ जाते हैं ना, उस टाइम पे आप कीवर्ड्स को तोड़ो, कीवर्ड्स को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करो, फिर देखो कि ऑप्शन कौन सा सबसे ज़्यादा करीब है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के। यहाँ पे कई बार आप हिंदी में भी ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो, कोई कीवर्ड दिया है तो उसका मतलब हिंदी में पढ़ लो कि हिंदी में क्या होता है, हो सकता है हिंदी में आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, इसको याद रखना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो एम स्ट्राइप्स के बारे में पूछा है, ऑप्शन क्या दिया है, कैप्टिव ब्रीडिंग, वाइल्ड फोना, बी बोल रहा है टाइगर रिजर्व के बारे में, मेंटेनेंस ऑफ, सी बोला इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, डी बोला सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। तो जो टाइगर है उससे रिलेटेड स्ट्राइप है, ये वर्ड एसोसिएशन कर सकते हो, आपका बी सही हो जाता। यहाँ ब्लू कार्बन के बारे में बात कर रहा है, ए क्या बोला है, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशन, ब्लू कार्बन ओशन साथ में जा रहा है, ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पे R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कॉन्स्टिट्यूट अ टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द अडॉप्शन ऑफ, पहला बोल रहा है एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग सिस्टम, बी बोल रहा है इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, सी बोल रहा है सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप इन डिग्रेडेड लैंड, डी बोल रहा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब देखो ए बी सी डी में से क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, R2। अब इन चारों ऑप्शन में आप एक देखो, रिस्पॉन्सिबल आर, रिसाइकलिंग आर, आर आर यहाँ से मिल रहा है, यहाँ से आप वर्ड एसोसिएट कर सकते हो, इसका आंसर ये होगा। उसी तरह यहाँ देखो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, कौन सा सही है इसमें, रैपिड मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी तुरंत चाहिए पैसा, तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है, क्राइसिस के टाइम पे हेल्प करती है। BOP क्राइसिस आता है तो हम IMF के पास जाते हैं, वर्ड एसोसिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसी तरह आप यहाँ पे चलो, देखो यहाँ बोल रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है, इस कीवर्ड को आप थोड़ा सा तोड़ो, कुछ फ्रैक्शनल है कुछ ऑर्बिटल है, यहाँ से ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है, बम्बार्डमेंट कुछ टूटना है कुछ फटने है, कुछ बॉम्ब की बात कर रहा है, ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक। ये क्या बोल रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल इज लॉन्च इनटू स्पेस टू काउंटर द एस्ट्रॉयड अप्रोचिंग द अर्थ एंड एक्सप्लोड इन स्पेस, बी बोल रहा है अ स्पेस क्राफ्ट लैंड ऑन द अदर प्लैनेट मेकिंग सेवरल ऑर्बिटल मोशन, तो यहाँ ऑर्बिटल है, इसको आप क्लिक करो, ये हो सकता है। सी देखो अ मिसाइल इज पुट इनटू अ स्टेबल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड डी ऑर्बिट ओवर द टारगेट ऑफ द अर्थ, देखो यहाँ पे ऑर्बिट की बात कर रहा है, ये भी हो सकता है।
डी क्या करा, स्पेस क्राफ्ट मूव अलॉन्ग ए कॉमेट विद द सेम स्पीड एंड प्लेसेस अ प्रोब ऑन इट्स सरफेस। डी और ए चला गया, सिर्फ बी और सी में ऑर्बिट के बारे में बात कर रहा है। और इन दोनों में से भी जो सी है ना, यहाँ बात कर रहा है मिसाइल के बारे में, और यहाँ देखो बम्बार्डमेंट में, यहाँ सिर्फ सिंपली स्पेस क्राफ्ट की बात कर रहा है। बट जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट, कोई चीज़ तोड़ना, किसी चीज़ को बम्बार्ड करना। बम्बार्ड आप किससे करोगे, स्पेस क्राफ्ट से नहीं, मिसाइल से करोगे। इसका सी सही हो जाता। इसके बाद देखो पोलर कोड के बारे में पूछा है। ये देखो क्या बोल रहा है, इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप ऑपरेटिंग इन अ पोलर वाटर। देखो यहाँ पे कोड, यहाँ भी कोड के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पोलर, यहाँ पोलर, ये हो सकता है। बी बोल रहा है इट इज़ एन एग्रीमेंट ऑफ कंट्रीज अराउंड द नॉर्थ पोल रिगार्डिंग डिमार्केशन ऑफ टेरिटरीज इन पोलर रीजन, ये पोलर की बात कर रहा है। सी इट इज़ अ सेट ऑफ नॉर्म टू बी फॉलोड बाय द कंट्रीज हुज साइंटिस्ट अंडरटेक रिसर्च स्टडी इन अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पोल के बारे में बात कर रहा है। डी देखो इट इज़ अ ट्रेड एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज ऑफ आर्टिक काउंसिल, ये हटा दो। अब देखो पहले दूसरे तीसरे में, पहले में पोलर की बात कर रहा है, यहाँ पोलर दिया है, यहाँ पोल की बात कर रहा है, पोलर की बात भी नहीं कर रहा है, यहाँ पे पोलर की बात कर रहा है, इसमें कहीं पोलर की बात नहीं कर रहा है। ये देखो पोलर कोड है, किसी टाइप का कोड है, यहाँ देखो इट इज़ अ इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी, ये भी कोड है। तो यहाँ पे आप वर्ड एसोसिएट करोगे, क्या होगा आपका, ए सही हो जाएगा। उसी तरह यहाँ देखो ये 2023 में पूछा गया था, एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आप क्या करो कि एरियल मेटाजिनोमिक्स को तोड़ो। यहाँ पे आप एरियल का मतलब क्या होता है, एयर से रिलेटेड कुछ, मेटाजिनोमिक्स क्या है, डीएनए जीन्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हेयर, कुछ जीन्स की बात कर रहा है, कुछ डीएनए की बात कर रहा है। पहला बोल रहा है कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो, यहाँ पे डीएनए की बात कर रहा है, यहाँ भी डीएनए हमारा डीएनए जीन्स, यहाँ पे एयर की बात कर रहा है, यहाँ भी एयर है, तो ये हो सकता है। इसके बाद बी देखो अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट, यहाँ जेनेटिक मेकअप की बात कर रहा है, यहाँ पे जीन्स की बात कर रहा है, एवियन स्पीसीज यहाँ पे एयर की बात कर रहा है, कुछ कुछ, ये भी हो सकता है। सी देखो यूजिंग एयर बॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल, देखो एयर की तो बात कर रहा है बट यहाँ ब्लड की बात कर रहा है। डीएनए और ब्लड दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, ब्लड के अंदर डीएनए होता है, बट यहीं ऑप्शन आप ए और बी देखो डायरेक्टली यहाँ डीएनए की बात कर रहा है, यहाँ पे ब्लड की बात कर रहा है, तो इसके सही होने के चांसेस जो हैं वो कम होंगे। डी देखो सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरिया टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज़, यहाँ तो कुछ डीएनए की बात नहीं कर रहा है, कोई जीन्स की बात नहीं कर रहा है। अब आप ऑप्शन 1 और 2 देखो, 1 और 2 में सबसे सही कौन सा लग रहा है। यहाँ पे एवियन स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे सिंपली बात कर रहा है डीएनए सैंपल्स और एयर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे चिड़िया विड़िया के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ पे नॉर्मली कलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम एयर, क्योंकि इन दोनों में से आपको चूज़ करना है, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ए है, क्योंकि यहाँ पे एवियन स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है और यहाँ कहीं भी कुछ बर्ड से रिलेटेड नहीं है। उसी तरह आप 70 देखो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, मतलब बहुत ही टाइनी कोई डीएनए पार्ट है, कोई डीएनए पार्टिकल, उसके बारे में बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, तो ये बिल्कुल हो सकता है, जब भी हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं तो हमको डीएनए की ज़रूरत पड़ती है, ये हो सकता है। बी देखो स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यू, यहाँ भी डीएनए से रिलेशन है, बट यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है। जब भी आप इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखते हो तब आप डीएनए को ही देखते हो कि भाई हमारा जेनेटिक मेकअप क्या है, चिंपैंजी का जेनेटिक मेकअप क्या है, ओरेंगोटैंग का क्या है, गोरिल्ला का क्या है। आपने ये भी सुना होगा कि जो हमारा डीएनए होता है और जो प्राइमेट्स का होता है वो 99.3% सेम होता है। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड पढ़ने के लिए हम लोग हमेशा डीएनए का ही यूज़ करते हैं, ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन में मेंशन था। इसके अलावा सी देखो प्रमोटिंग क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, यहाँ कुछ डीएनए की बात नहीं कर रहा है। एसेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल इन पॉपुलेशन, यहाँ भी कोई डीएनए की बात नहीं कर रहा है। तो जो ये वर्ड एसोसिएशन है आपको बहुत जगह हेल्प करेगा, खासकर जो सिंगल वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे क्वेश्चन में वर्ड एसोसिएशन बहुत हेल्प करता है। इसके लिए आप क्या करना कि वर्ड्स को तोड़ना, वर्ड्स को तोड़ने के बाद आप देखना कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही बैठ रहा है। इसके बाद आप कई बार हिंदी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो, हिंदी वर्जन पढ़ना, तो हिंदी वर्जन में भी आपको बहुत क्लू मिल जाता है। 2023 में भी 2-3 क्वेश्चन में हिंदी डिस्क्रिप्शन हेल्प किया था, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब हम बाकी प्रिंसिपल देखेंगे। सो यहाँ पे हमने 11 प्रिंसिपल की बात की, इसके बाद 11 प्रिंसिपल और बचता है, उसका वीडियो मोस्ट लाइकली मैं कल तक अपलोड कर दूँगा। और जो चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं आप उसको PYQs में प्रैक्टिस करो, सिर्फ 2023 का नहीं, 2022, 21, 20, क्योंकि देखो पेपर अगले साल कैसा आएगा आपको नहीं पता। यूपीएससी चीज़ों को वेग कर रहा है, बट चाहे कितना भी वेग कर दे, सिंपल हमारा मोटिव ये है, सिंपल हमारा टारगेट ये है कि हमको कैसे भी करके बाय हुक और बाय क्रुक यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करना है। इस बार प्री क्लियर करके हमको मेंस में बैठना है। तो चाहे यूपीएससी कितना भी तोड़ मरोड़ के पेपर दे, कितना भी एक्सट्रीम पेपर दे,
हम इस तरह अपना एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे, अपना माइंडसेट डेवलप करेंगे कि क्वेश्चंस को देख के, स्टेटमेंट को देख के ये डिसाइफर कर सकें कि एग्जामिनर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को कैसे सेट किया है। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लेना। ये पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा। जब पार्ट 1 पार्ट 2 हम कर लेंगे, एक बार पूरा प्रिंसिपल को समझ लेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली PYQs देखेंगे। ये जो स्किल है ना, इसको और डेवलप करेंगे।